My lovely students, welcome to Mathological. Let us start second session on SNAP 2025 for important questions on quantitative aptitude. So if you're not already subscribed to the YouTube channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram or WhatsApp channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session, the price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight. A large stone falls and breaks into three pieces whose weights are in the ratio 3:5:7. If the loss incurred due to the breakage is rupees 42600, तो फिर हमारा इनिशियल प्राइस ऑफ द स्टोन क्या होगा? ठीक है. So a large stone has been broken, and now the pieces are weighing in the ratio 3:5:7. And what we know that the price is proportional to square of the weight. Weight के square के proportional है. So we can say that price is equal to some constant into weight का square. Isn't it so? So now the broken pieces are weighing 3 and 5 and 7 units. So this is the ratio of weights. तो टोटल जो हमारा इंटैक्ट स्टोन होगा उसका वेट क्या होगा? 3 + 5 + 7 यानी कि 15 यूनिट्स होगा. एंड सिंस प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, तो प्राइस विल बी प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, यानी कि फॉर द फर्स्ट स्टोन फर्स्ट पीस इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर यानी कि 9 के प्रोपोर्शनल होगा. सेकंड के लिए 5 स्क्वायर 25 के प्रोपोर्शनल होगा. थर्ड के लिए 49 7 का स्क्वायर. और टोटल पीस हमारा जब ब्रेक नहीं हुआ था तब क्या प्राइस रहा होगा? 15 स्क्वायर 225 के प्रोपोर्शनल होगा. एक्चुअल में दीज वैल्यूज अगर वेट्स की बात करें तो दीज कुड बी 3x 5x 7x एंड 15x इन टोटल इनिशियली. सिमिलरली प्राइस हमारा क्या होगा? इस प्रोपोर्शनल है इसके. सो वी कैन से 9y 25y 49y एंड 225y. बट हम x और y क्यों लिखेंगे? उसके बिना जब अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बिना ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो 9 25 एंड 49 दीज विल बी प्राइसेस आफ्टर द ब्रेकेज और इनिशियल प्राइस होगा 225y का. क्वेश्चन हमें क्या गिवन दे रहा है? लॉस इनकर्ड ड्यू टू द ब्रेकेज. तो दैट इज रुपीज 4200 यानी कि डिफरेंस ऑफ द प्राइसेस बिफोर द ब्रेकेज एंड आफ्टर द ब्रेकेज. तो आफ्टर द ब्रेकेज कितना हमारा प्राइस हो जाएगा? 9 + 25 + 49 यानी 74 + 9 83 यूनिट्स. प्राइस विल बी 83 यूनिट्स एंड बिफोर द ब्रेकेज दिस फॉर 225 यूनिट्स. तो लॉस कितना हुआ है? लॉस इज द डिफरेंस ऑफ टू. पहले 225 यूनिट्स प्राइस था, अब 83 बचा है, तो 225 - 83 यानी कि लॉस इज 142 यूनिट्स. And this 142 units is equal to 42600, 42,600. Exactly 300 टाइम्स जा रहा है यानी कि 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 300 रुपीज. तो टोटल हमारा प्राइस होगा 225 × 300, दैट विल बी 67500. 67,500 rupees will be our answer with the price of the initial price of the stone. Option C. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल करना होगा तो ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें ये वैल्यू देने के बाद में अंत में दे दिया कि तुम्हारा जो प्राइस है किसी पर्टिकुलर एक पीस का वो इतना है, या उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता. सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही गया है. या वेट भी पूछ सकते हैं. ठीक है कि 1 ग्राम का अगर वेट इतना है तो फिर एक पीस का वेट क्या होता है इतना होगा. सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एक बार हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person's monthly income increased by 24% and his monthly expenditure increased by 30%. Consequently, his monthly savings decreased by 6%. So what was the initial ratio of his expenditure to his savings? Income increase किया 24% से, expenditure has increased by 30%, and consequently his monthly savings have decreased by 6%. ठीक है. So definitely in any such question, expenditure plus savings that is equal to income. या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू सेविंग्स. इजंट इट सो? तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 30% से, इनकम इंक्रीज किया 24% से, और सेविंग्स डिक्रीज हुआ है 6% से. तो वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आया है 30% का, तो 30% ऑफ एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स डिक्रीज हुआ है प्लस डिक्रीज ऑफ 6% यानी -6% ऑफ सेविंग्स, एंड दैट इज इक्वल टू नेट चेंज कितना है इनकम में? 24%. दिस इज इक्वल टू 24% ऑफ इनकम. ध्यान नहीं रखना है, हर एक चीज साइन के साथ लिखना है, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस साइन आएगा, डिक्रीज है माइनस साइन आएगा, इंक्रीज है इनकम में भी तो प्लस साइन आएगा. अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं. 30% यानी कि दिस इज 0.3, तो बेसिकली 0.3 टाइम्स ई
प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, -0.06 टाइम्स एस इज इक्वल टू 0.24 टाइम्स आई। बेसिकली दिस इज 0.30, ठीक है। तो 30E/100 -6S/100 इज इक्वल 24I/100। तो 6 से काटा पीटी करोगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, यानी कि 5E - S, दिस इज इक्वल टू 4I। ये हमारा इक्वेशन बन गया। दिस इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन तो ये गिवन ही है, E + S, दिस इज इक्वल टू I। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। दीज आर द टू इक्वेशंस। सॉल्व कर लो। If we add these two equations, तो S will get cancelled out. तो 5 times E plus E यानी 6 times of income is equal to 5 times of 6 times of expenditure, that is equal to 5 times of income। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल गया। एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम विल बी इक्वल टू 5/6। तो इफ इनकम इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, एक्सपेंडिचर विल बी 5 यूनिट्स। तो इफ इनकम इज 6, एक्सपेंडिचर इज 5, तो सेविंग्स विल बी इक्वल टू 1। तभी तो हमारा इनकम 6 आएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो विल बी 5:1। ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑर्डर है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, तो आंसर आएगा 5:1। अगर ऑपोजिट होता आंसर आता नन ऑफ दीज। तो कॉशियस रहना है कि क्वेश्चन में हमें ऑर्डर क्या पूछा है। अगर सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर होता और नन ऑफ दीज को ऑप्शन गिवन है, तो उस केस में ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता। दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट इन जनरल हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन कैन सिंपली बी सॉल्व्ड बाई एलिगेशन। एलिगेशन से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमारे दो आइटम्स है, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली। वन ग्रुप इज ऑफ एक्सपेंडिचर, अदर ग्रुप इज ऑफ सेविंग्स, और दोनों से मिला के हमारी इनकम बन रही है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर इज चेंजिंग बाई 30%, इंक्रीजिंग बाई 30%, सेविंग्स इज डिक्रीजिंग बाई 6%, और नेट चेंज हमारा आ रहा है इनकम में, दैट इज 24% का इंक्रीज। तो बस एलिगेशन लगा दो। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर, सेकेंड थिंग इज सेविंग। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बाई 30%, सेविंग्स इज डिक्रीजिंग बाई 6%, और नेट चेंज हमारा आ रहा है दैट इज ऑन इनकम, दैट इज बाई 24%। साइन का ध्यान रखना है बस, वो ध्यान नहीं रखा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, 30 - 24 6 आ गया, 24 - -6, तो दैट विल बी 30। तो 30:6 रेशियो आ गया, विच इज 5:1। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स दैट इज इक्वल टू 5:1। यही तो पूछा ही था, तो ऑप्शन बी हमारा क्लियरली आंसर हो जाएगा। ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये जो 30% हमारा 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज किस पे होगा? बेस पे होगा, इनिशियल वैल्यू पे होगा, इनिशियल वाले ईयर पे होगा। तो क्वेश्चन भी हमारा इनिशियल रेशियो ही पूछ रहा है, दैट इज वाई हमारा आंसर 5:1 होगा। अगर फाइनल रेशियो पूछता तो फिर आंसर 5:1 नहीं होता, फिर हमें उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि फिर एक्सपेंडिचर हमारा 30 से बड़ा है। तो अगर इनिशियली लेटर से 500 था एक्सपेंडिचर, बाई 5 और 1 था, तो मान लिया हमने एक्सपेंडिचर 5 था, 500 था, तो हमारा सेविंग्स हो जाएगा 100। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 30% से, प्लस 30%, यानी कि 500 + 150, दिस विल बी 650। और सेविंग्स हमारी डिक्रीज किया है 6% से, तो 100 - 6 यानी कि हो जाएगी 94। तो फाइनल रेशियो होगा हमारा 650:94, या 325:47। अगर फाइनल रेशियो पूछता है तो फिर हमें निकालना पड़ता। दिस इज फाइनल रेशियो। इनिशियल रेशियो तो सिंपल है, 5:1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the remainder when 1 2 3 4 5 6 7 and so on till 48 49 50? एक 91 डिजिट हमने नंबर फॉर्म किया है बाय राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक के सारे के सारे नंबर्स को साइड बाय साइड लिख दिया है। तो ये जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ है, इसको अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है? पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, कि क्या हमारा रिमाइंडर आएगा जब हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अगर हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करने वाले हैं, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2? 2 का टेस्ट क्या होता है? चेक यूनिट डिजिट। If unit digit is divisible by 2, यानी if unit digit is even, तो yes it will be divisible by 2। if unit digit is odd, even नहीं है, odd है, तो फिर divisible नहीं होगा। Similarly divisibility by 4, 4 के लिए we check last 2 digits, check last 2 digits। अब जो लास्ट 2 digits से बनने वाला नंबर है, अगर वो हमारा 4 से डिविजिबल हो गया तो कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 8 के लिए we check लास्ट 3 digits, और 16 के लिए we will be checking लास्ट 4 digits। और इन जनरल इफ वी आर चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 2 to the power n, तो हम उसके लिए लास्ट एन डिजिट्स चेक करेंगे, एन डिजिट्स को चेक करेंगे। तो 16 में हम लास्ट 4 डिजिट्स चेक करेंगे, बाकी नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट 4 डिजिट्स हमारी 4950। तो वी ओनली हैव टू चेक कि 4950 को इफ यू आर डिवाइडिंग बाई 16, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है।
ओके, बस इतना ही करना है। तो देख लो स्टेट अब 16 3 आर 48, 15 बच गया, 150 बचा है, बेसिकली -10 या +6, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। भाई 16 3 आर 48, बचा 1, 15 हो गया, ठीक है। फिर 16 9 144, 6 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो आंसर विल बी 6। ओके, अच्छा ऐसे भी देखते हैं, तो हमें ये तो पता है कि 50 आ रहा है, लास्ट टू डिजिट्स 50 है, और 50 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ओनली डिविजिबल बाई 2, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर हमारा आएगा दैट विल ऑल्सो नॉट बी, क्योंकि 16 से डिवाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो रिमाइंडर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कैन नॉट बी 4 और 12, ये तो पक्की बात है। हालांकि इससे हमें अपना फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है, बट क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि रिमाइंडर ना तो 4 हो सकता है, ना तो 8 हो सकता है, ना 12 हो सकता है, और 0 तो तब होता है जबकि 16 से डिविजिबल होता है। जब यहाँ 4 से ही नहीं हो रहा, 16 तो की तो कहानी नहीं बननी। तो क्लियरली 4 और 12 और 8 तो पॉसिबल नहीं थे। हाँ, बाकी नंबर्स पॉसिबल थे, उसके लिए हमें और वेरीफाई करना पड़ता। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी क्वेश्चन में अगर हमें क्वेश्चन पूछता कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, तब रिमाइंडर क्या होगा? 3 पे नहीं रखते, 9 रखते हैं, 9 रखते हैं। इफ दिस इज डिवाइडेड बाई 9, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? तब कैसे करेंगे? 9 के केस में क्या करेंगे? 9 हो या फिर 3 हो, वी आर चेकिंग सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ डिजिट्स लेना पड़ता है। ओके, अब सम ऑफ डिजिट्स ले रहे हैं। देखो, एक तो मुश्किल तरीका हो गया कि हम देखें एक्चुअल में कितने बार 1 आ रहा है, कितने बार 2 आ रहा है, कितने बार 3 आ रहा है। अदरवाइज स्ट्रेट अवे देखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल 50। एड ऑल दीज वैल्यूज, और जो हमारा सम वैल्यू आएगा उसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, वो जो हमारा एक्चुअल नंबर आएगा फाइनली, जब हम 1 से लेकर 50 तक ऐड करेंगे, तो दिस इज नॉट एक्चुअली सम ऑफ डिजिट्स, बट हमारा आंसर यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो हम स्ट्रेट अवे ऐसे फॉलो कर लेंगे कि दिस विल बी 50 इंटू 51/2, नहीं 25 इंटू 51, तो आ जाएगा 1275। अब इसको चेक कर लो, 1275 को डिवाइड कर लो 9 से, रिमाइंडर देख लो, 9 से जा रहा है एक बार, फिर बचा 37, 15, 6 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे भी। 9 से डिवाइड करने पे भी विल बी गेटिंग रिमाइंडर इक्वल टू 6। क्या क्लियर है? ठीक है, अगर हम समर डिजिट्स के लिए सारा एफर्ट करेंगे, वो करना नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी, बट अदरवाइज अगर हमें करना ही होता कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है कि समर डिजिट्स बताओ क्या आएगा, तब कैसे करते हैं हम यहाँ पे? एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि समर डिजिट्स एक्चुअल में क्या आएगा इस नंबर का, व्हेन वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 50। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग इन एवरी नंबर, देखो जब भी हम नंबर्स लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 0, यही तो आएगा। ये स्टार्ट में भी आएगा फ्रॉम 1 to 10, देन 11 to 20, देन 21 to 30, देन 31 to 40, देन 41 to 50। यही नंबर तो आएंगे हमारे यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो ये तो 5 टाइम्स आने वाले हैं फ्रॉम 1 to 50। यूनिट डिजिट पे तो हमें क्लियर हो गया कि दीज आर कमिंग 5 टाइम्स, तो 5 इंटू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 प्लस 0, ठीक है। ये तो 5 टाइम्स आएगा, प्लस नाउ 1 विल बी कमिंग 10 टाइम्स, 10 टाइम्स 1 आएगा, 10 टाइम्स 2 आएगा, 10 टाइम्स 3 आएगा, 10 टाइम्स 4 आएगा, और 1 टाइम 5 आएगा। दिस विल बी आवर सम ऑफ डिजिट्स इन एक्चुअलिटी, ठीक है। सो दिस विल बी 5 इंटू 45 प्लस 10 इंटू 10 प्लस लास्ट में 5, तो दिस इज 225 प्लस 5 230 प्लस 100 330, तो 330 इज एक्चुअल सम ऑफ डिजिट्स, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 5x plus c plus k is equal to 0, और alpha minus beta is equal to 1, तो हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। Now if there is a equation ax square plus bx plus c and this is equal to 0, तो in this equation अगर रूट्स हमारे अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होगा हमारा सी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सम ऑफ रूट्स विल बी 5 अपॉन 1, यानी सम आ जाएगा हमारा 5 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा हमें पहले ही दिया है 1, तो क्या है, अल्फा और बीटा नहीं निकल आएंगे भाई। इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस तो बीटा विल गेट कैंसिल आउट, 2 अल्फा विल बी 6, अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, और अल्फा माइनस बीटा 1 है,
अल्फा 3 है तो बीटा हमारा 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। और के क्या है, के इज नथिंग बट प्रोडक्ट ओनली, के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If log of 2 on the base 10 is equal to 0.3010, log of 3 on the base 10 is equal to 0.4771, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 टू द पावर 20। 6 टू द पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए अगर हम एक बार 6 टू द पावर 20 का लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारी? 10 में 2 डिजिट्स है। 10 इज स्मॉलेस्ट सच नंबर जहाँ पे कि 2 डिजिट्स आ रही है हमारी। ठीक है, इफ वी टेक लॉग ऑफ 100 ऑन द बेस 10, तो 100 इज 10 स्क्वायर, लॉग आ जाएगा 2। अगर हम इसके बीच की किसी वैल्यू का लॉग लें, फॉर एग्जाम्पल हमने लॉग ऑफ 20 ऑन द बेस 10, तो 20 इज बेसिकली 2 इंटू 10, लॉग ऑफ 2 इंटू 10 ऑन द बेस 10। और लॉग हमने लिया है अगर a इंटू बी का, तो लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10। और यहाँ वैल्यू दिया ही हमको, लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 10 इज 0.301, और लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10 ये तो 1 ही होगा, तो टोटल वैल्यू हमारा आ गया 1.301। बेसिकली 10 से लेके 100 तक का कोई भी वैल्यू होगा हमारा, तो उसके लिए लॉग विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि लॉग 10 का आ रहा है 1 और 100 का आ रहा है 2। 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है और उसका लॉग आ रहा है 2। 10 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और लॉग आ रहा है उसका 1। ठीक है, तो अगर लॉग वैल्यू हमारा 1 से लेके 2 के बीच में है, इफ log of certain number, let us say that number is x, so if log of x is between 1 and 2, 1 हो सकता है 2 नहीं होना, तो in that case we are clear that number of digits हमारा will be equal to 2। 2 हो जाएगा। जैसे ही log 2 को टच किया और 2 से लेके 3 के बीच में हुआ, तब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर log हमारा n से लेके n+1 के बीच में है किसी नंबर का, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा हमारा? n+1 होगा, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी n+1। ठीक है, और याद रखने के लिए जब भी कंफ्यूजन हो बस 10 का लॉग देख लो और 100 का लॉग देख लो, बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लॉग निकालना पड़ेगा फॉर 6 टू द पावर 20, और फिर लॉग का जो वैल्यू आएगा उसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बेसिकली अगर हमारा ये आ रहा है 1.301, तो दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और फिर इसकी वैल्यू जो होगी उससे 1 बढ़ा देंगे। तो 6 टू द पावर 20 का लॉग लेते हैं, तो लॉग ऑफ 6 टू द पावर 20 ऑन द बेस 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स लॉग ऑफ 6 ऑन द बेस 10, और 6 हुआ 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20 टाइम्स लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3, और लॉग ऑफ 2 है 0.301 और लॉग ऑफ 3 है 0.4771, तो 0.301 प्लस 0.4771 जो आ गया 0.778, 20 इंटू 0.778। अब ये रफली हमारा आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करें 10 से करेंगे तो आ जाएगा 7.78, 20 से करेंगे 15 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो तो जानना ही नहीं है। 15 से बड़ा वैल्यू आएगा, 16 से छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 15 से बड़ा और 16 से छोटा, तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? n+1 यानी कि 16 होगा। 16 विल बी अवर नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस केस। ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि लॉग ऑफ 5 क्या होगा, लॉग ऑफ 2 हमें पता है, तो लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1, और 10 is 2 into 5, तो we can write that log of 2 into 5 on the base 10, this is equal to 1। तो can we say that log of 2 plus log of 5 this is equal to 1? बिल्कुल कह सकते हैं, और क्योंकि log of 2 की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से क्या log of 5 नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो log of 5 पूछे, log of 15 पूछे, कोई भी वैल्यू पूछे जहाँ पे कि हमारे 2, 3 और 5 से समाउ कनेक्टेड है, क्योंकि 3 का हमें लॉग गिवन है, 2 का लॉग गिवन है, 5 का लॉग निकाल सकते हैं, तो उसका लॉग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two trains A and B start simultaneously from station P and Q towards each other.
They meet at a point 180 kilometers from P. After meeting, train A takes 4 hours to reach Q and train B takes 9 hours to reach P. So what is the distance between P and Q? P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? P से स्टार्ट हो रही है ट्रेन A, Q से स्टार्ट हो रही है ट्रेन B, and they are meeting at a point 180 kilometers from P. Let us say this is the meeting point. So here the two trains are meeting, and after meeting they continue their journey. तो ट्रेन A फिर इसके बाद में जा रही है Q तक और ट्रेन B तक जा रही है. और क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर मीटिंग ट्रेन A takes 4 hours. So train A is taking 4 hours after the meeting and train B is taking 9 hours after the meeting. तो क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन P and Q. जबकि हमें गिवन क्या है कि दे मीट एट अ पॉइंट 180 किलोमीटर्स फ्रॉम P, यानी कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम P टू द मीटिंग पॉइंट, लेट अस से दैट मीटिंग पॉइंट इज M, तो PM इज 180 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस PQ पूछा है. तो अगर हम एक बार टाइम निकाल लें, ठीक है, इफ वी फाइंड आउट द टाइम, मीटिंग टाइम, क्योंकि दोनों ट्रेन टाइम पे सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, इफ वी टेक आउट द टाइम वैल्यू तो वहां से हमें PM डिस्टेंस तो पता ही है, टाइम पता चल जाएगा, तो हमें A की स्पीड पता चल जाएगी. जैसे ही A की स्पीड पता चल, वी नो दैट A हैज टेकन 4 आवर्स फ्रॉम M टू Q, तो अगर M से Q तक 4 आवर्स में गया तो हम MQ डिस्टेंस निकाल लेंगे अपनी, PQ भी आ जाएगा. ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम तो बेसिकली दोनों ट्रेन को सेम T ही लगा होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया और मीटिंग तो सेम टाइम पे ही हुआ होगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो टाइम टेकन T इन सच ए केस, जब भी कभी मीटिंग वाला क्वेश्चन होगा, इफ बोथ ट्रेन्स आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, देन T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 इंटू T2. यहाँ पे कि T1 will be time taken by the first train, which is equal to 4 hours. T2 will be time taken by the second train, which is equal to 9 hours. Okay. तो रूट ऑफ T1 इंटू T2 हमारा बस ये फाइंड आउट करना है हमको, तो आ जाएगा वैल्यू रूट ऑफ 4 इंटू 9 विच विल इक्वल टू 6 आवर्स. तो T इज इक्वल टू 6 आवर्स आ गया. अब T इज इक्वल टू 6 आवर्स आ गया है, यानी कि 6 आवर्स का टाइम लिया है हमारा ट्रेन A ने टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 180 किलोमीटर्स. तो स्पीड ऑफ ट्रेन A विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 6, which is 30 kilometer per hour, and hence MQ distance will be equal to, time taken is 4 hours, speed is 34 into 30 यानी कि 120 किलोमीटर. MQ is 120, PM is 180, total PQ will be equal to 180 plus 120 यानी कि 300 किलोमीटर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके. अच्छा, अगर टाइम निकालना था तो हमने T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2 अप्लाई किया. अगर इस क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो पूछता है, जस्ट इन केस स्पीड से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, तो वी कैन से दैट S1 अपॉन S2 in such a case is equal to square root of T2 upon T1. Okay, clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. There are two vessels A and B of 48 liters each filled with pure milk and pure water. Manju pours X liters of milk from vessel A to vessel B and mixes it well. Then she draws X liters of mixture from vessel B and pours it back to vessel A. If the final ratio of milk and water in the vessel A is 16:5, then we have to find out the value of X. दो वेसल्स हैं A और B, और दोनों वेसल्स का वॉल्यूम कितना है? 48 लीटर्स है. ईच इज फिल्ड विद प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर. तो पहली वेसल में वी हैव मिल्क बट नो वाटर. मिल्क है 48 लीटर्स, वाटर इज 0. सेकेंड वेसल में वी हैव वाटर बट नो मिल्क, तो मिल्क इज 0 एंड वाटर इज 48. मंजू इज पोरिंग X liters of milk from vessel A to vessel B. तो वेसल A से X liters मिल्क रिमूव किया and that has been poured in vessel B. So now milk in vessel A is 48 minus X. Water है 0 और milk in vessel B is X और water है 48. ठीक है, अब क्या किया हमने इसके बाद में, she has mixed it well and then she draws X liters of mixture from vessel B. vessel B से फिर से उतना ही वॉल्यूम लिया है जितना vessel A से लेके vessel B में पोर किया था. तो फिर से हम vessel B से कितना वॉल्यूम निकाल रहे हैं? X लीटर्स ही निकाल रहे हैं और वो वापस से vessel A में डाल रहे हैं. तो अल्टीमेटली आफ्टर दीज टू ऑपरेशंस, पहले ऑपरेशन के बाद में X लीटर्स हमने रिमूव किया पहली वेसल से और दूसरी वेसल में डाला, तो पहली वेसल का वॉल्यूम हो गया 48 माइनस X, X कम हो गया. दूसरी वेसल का वॉल्यूम हो गया 48 प्लस X, यानी कि X बढ़ गया.
बट फिर से हमने सेकंड टाइम एक्स लीटर्स ही निकाला है सेकंड वेसल से और फर्स्ट वेसल में डाल दिया है। तो अल्टीमेटली आफ्टर दीज टू ऑपरेशंस क्या हमारा वॉल्यूम दोनों वेसल्स का फिर से 48 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वेसल ए में भी 48 लीटर्स रहेगा, वेसल बी में 48 लीटर्स रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इनिशियली प्योर मिल्क था, प्योर वाटर था, और अब दोनों ही वेसल्स में मिल्क भी होगा, वाटर भी होगा। रेशियोज डिफरेंट होंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सी वेसल की हम बात करें, तो रेशियोज डिफरेंट होंगे। बट ये बात पक्की है कि दोनों वेसल्स में मिल्क भी है और वाटर भी है। इजंट इट सो? तो अब एक्स लीटर्स ही निकालने वाले हैं। बट अब एक्स लीटर्स जब निकाल रहे हैं वेसल बी से, तो 48 प्लस एक्स टोटल है वेसल बी में। अब उसमें से हम एक्स निकाल रहे हैं, उसमें से हमें एक्स रिमूव करना है। तो जब रिमूव करेंगे एक्स, तो हमारा प्रपोर्शन कितना रिमूव हो रहा है? एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स। जो प्रपोर्शन अब रिमूव करने वाले हैं वो रिमूव हो रहा है एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स। भाई ऐसे समझो कि अगर हमारे पास 80 लीटर्स होता और हम 8 लीटर्स रिमूव कर रहे हैं, तो कितना रिमूव कर रहे हैं? 8/80, 1/10। वही सेम बात कह रहा हूँ कि एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स ये हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना वाटर होगा, ठीक है, x/48 प्लस एक्स रिमूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था 10% अगर रिमूव कर रहे हैं, तो अगर वेसल में वाटर जितना होगा उसका 10% ही तो जाएगा। सिमिलरली अगर हम x अपॉन 48 प्लस एक्स रिमूव कर रहे हैं, तो जो वाटर 48 है हमारे पास, 48 का x अपॉन 48 प्लस एक्स रिमूव होगा। तो रिमूव कितना करेंगे? -48 इंटू एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स। ये रिमूव हो जाएगा, और यही जो रिमूव होगा ये जाके ऐड हो जाएगा किस में? वेसल ए में। यहाँ पे ऐड होगा 48 इंटू एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स। सिमिलरली मिल्क कितना रिमूव होगा? मिल्क भी एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स रिमूव होगा, बट किसका? एक्स का। तो माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स, और ये जाके फिर से रिमूव यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स। क्लियर है बात? और हमें फिर रेशियो तो गिवन ही है, वैसे ले में 16:5 है। अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 48 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 48 प्लस एक्स अपॉन 48 इंटू एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 16/5। दो घबराना नहीं है इससे, अभी ये चीज़ें सिंपल हो जाएंगी तुम्हारी। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे, 48 माइनस एक्स इंटू 48 प्लस एक्स, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे इफेक्टिवली 48 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही था तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और बटे 48 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 48 प्लस एक्स। फिर डिनोमिनेटर में 48 एक्स अपॉन 48 प्लस एक्स, एंड दैट इज इक्वल 16/5। 48 प्लस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बच गया न्यूमरेटर में 48 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 48 एक्स, बाकी सब कुछ सिंपल हो गया मामला। ठीक है, और 48 से 48 भी एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 48 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 16/5। आखिर में जाके बस इतनी सी बात बची, 48 बाई एक्स इज इक्वल टू 16/5। 16 की वैल्यू है 48 यानी कि 3 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी, 15 होगी, यानी कि एक्स हमारा 15 लीटर्स आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू 15 लीटर्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अब इस बात को एक और बेटर तरीके से समझते हैं। पहले इस बात को ठंडे दिमाग से समझ लो कि हमने क्या किया। हमें मिल्क दिया था, वेसल ए में प्योर मिल्क था, वेसल बी में प्योर वाटर था। हमने क्या किया? वेसल ए से भी रिमूव्ड सम अमाउंट ऑफ मिल्क, वेसल बी में पोर किया, और वेसल बी में मिल्क भी हो गया, वाटर भी हो गया। एक्स पोर किया था, तो वेसल बी का वॉल्यूम इज 48 प्लस एक्स। अब वापस से हमें एक्स ही रिमूव करना है। ठीक है, सेम एक्स पहले ही लेके आए थे और वही एक्स लेके वापस जाना है वेसल ए में। तो अब एक्स बाई 48 प्लस एक्स हमें रिमूव करना है वेसल बी से। उसी प्रोपोर्शन में हमने वाटर रिमूव किया, उसी प्रोपोर्शन में मिल्क रिमूव किया, और फिर उसको अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया, और फिर जो क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन था वहाँ पे अप्लाई कर दिया। बट स्टिल यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी कंबरसम हुई है, और कुछ बातें और हैं जो हम यहाँ पे समझ लेंगे तो क्वेश्चन हमें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो उनको समझने के लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से इस बात को फिर से एक बार समझते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझ में आई, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की, बट उसको और बेटर तरीके से अप्लाई करेंगे। एक चीज़ जो समझ में आई, क्योंकि हमने पहली बार जितना वॉल्यूम रिमूव किया था, दूसरी बार फिर से उतना ही वॉल्यूम लेके आए हैं वापस। तो क्या हमारा वेसल ए और वेसल बी में जो इनिशियल वॉल्यूम था, भले ही पहले प्योर मिल्क था और प्योर वाटर था, बट इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम वो तो सेम ही रहेगा। मिक्सचर हो गया अब, ठीक है, बट वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ये बात समझ में आती है। सो
ओके, एक सेकेंड, फ्रेश पेज पे चलते हैं। तो वेसल ए में फाइनली वी हैव 16 यूनिट्स मिल्क एंड 5 यूनिट्स वाटर। वेसल बी में फाइनली हमारे पास क्या होगा, मिल्क होगा और वाटर होगा। कितना कितना है पता नहीं, बट अगर हमारा, एक बात बताओ, फाइनली जो वॉल्यूम है और इनिशियली जो वॉल्यूम रहा होगा वेसल ए में वो तो सेम ही होगा। फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर फाइनल वॉल्यूम हमारा 16 और 5 मिला के 21 यूनिट्स है, तो क्या ये समझ पा रहे हो कि इनिशियली 21 यूनिट्स ही मिल्क रहा होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम टोटल 21 है वेसल ए में, तो इनिशियली 21 यूनिट्स मिल्क रहा होगा, और 21 में से 16 तो वेसल ए में है, तो बचा हुआ 5 वेसल बी में होगा। सिमिलरली वेसल बी में इनिशियली 21 यूनिट्स वाटर रहा होगा, कि दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल ही था, और 21 में से 5 यूनिट्स अगर वाटर हमारा वेसल ए में है, तो 16 यूनिट्स वाटर हमारा वेसल बी में बचा है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 48 और एक्स लेने के, हम ये मान सकते थे कि इनिशियली हमारे पास 1 यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, इनिशियली क्या मानते कि 1 यूनिट वॉल्यूम था। इनिशियली वेसल ए में हमारे पास मिल्क था 1 यूनिट, वाटर था 0। वेसल बी में हमारे पास मिल्क था 1 यूनिट, सॉरी मिल्क था 0 और वाटर था 1 यूनिट। अब हमने वेसल ए में से कुछ मिल्क को रिमूव किया, माना कि एफ को हमने रिमूव किया तो माइनस एफ कर दिया। अब यहाँ पे वेसल बी में हमने एफ ऐड कर दिया, तो हमारे पास एफ यूनिट्स मिल्क हो गया है और 1 यूनिट्स वाटर है। अब वेसल बी में हमारे पास 1 + एफ है वॉल्यूम। ठीक है, अब इस 1 + एफ में से क्या रिमूव करेंगे हम, हमें वापस से एफ रिमूव करके लेके जाना है वेसल ए में। ठीक है, बट अब क्योंकि 1 + एफ हमारे पास वॉल्यूम हो गया है, तो एफ अपॉन 1 + एफ रिमूव करना है हमको। ये रिमूव करेंगे तो टोटल में से ही तो रिमूव कर रहे हैं, तो बचना कितने वाला है, वाटर बचेगा हमारा रिमूव करने के बाद में 1 - एफ अपॉन 1 + एफ, क्योंकि एफ अपॉन 1 + एफ तो रिमूव करेंगे, और मिल्क बचेगा एफ इंटू 1 - 1 अपॉन एफ ये हमारा फाइनली बचेगा मिल्क यहाँ पे। ठीक है, सेम लाइन पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा फिर इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो इतना बचने वाला है हमारा सेकेंड प्रोसेस के बाद में, इतना मिल्क बचेगा, इतना वाटर बचेगा, और हमने ट्रांसफर कितना किया है भाई, एफ अपॉन 1 + एफ एफ स्क्वायर अपॉन 1 + एफ, ये यहाँ पे ट्रांसफर किया है। और कितना हमने वाटर ट्रांसफर किया है, 1 × एफ अपॉन 1 + एफ, यानी कि एफ अपॉन 1 + एफ हमने वाटर ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो वाटर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 यूनिट्स गिवन है। एफ अपॉन 1 + एफ, वाटर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। अब एक बात बताओ, टोटल हमारा ये जो 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 21, 1 की वैल्यू है 21, और एफ अपॉन 1 + एफ की वैल्यू कितनी है, 5 है। भाई टोटल 21 ही वॉल्यूम है, और एफ अपॉन 1 + एफ कितना है हमारा, 5 है। क्या ये क्लियर है? एफ अपॉन 1 + एफ, दिस इज 5 यूनिट्स। ओके, और 1 की वैल्यू हमारी 16 है, तो चाहे तो यहाँ पे लिख लो कि 1 अपॉन एफ अपॉन 1 + एफ दिस इज इक्वल टू, सॉरी 21 है, तो दिस इज इक्वल टू 21/5। तो फिर यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1 + एफ अपॉन एफ विल बी 21/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 + 5f इज इक्वल 21f, 16f इज इक्वल टू 5, यहाँ से f हमारा आ जाएगा इक्वल टू 5/16। तो 1 में से हमने 5/16 रिमूव किया है, और एक्चुअल में 1 नहीं था, एक्चुअल में था कितना, 48 था, तो मल्टीप्लाई करोगे 48 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Two circles touch each other externally at point T. A common tangent at T passes through an external point P. A second drawn from P intersects the first circle at point A and B. अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. Another second so and so. ठीक है, तो इसका डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं. दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. Externally at point T. So this is point T. A common tangent at T passes through an external point P. ठीक है, so there is a common tangent of both the circles and that is through a point P. Then a second drawn from P intersects the first circle at A and B. This is first second A and B, and second the second circle that is passing through points C and D. और given हमें क्या है, PA is given as 4, AB is given as 5, PC is given as 3 और PD की वैल्यू हमें नहीं पता है. CD की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में. मान लिया CD इज इक्वल टू x है. मान लिया CD हमारा x है. ठीक है, सो इन दिस केस हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD क्या होगा. तो दो हमारे पास सर्कल्स हैं. पहले सर्कल को देखेंगे पहले, फिर दूसरे सर्कल को ऑब्जर्व करेंगे. और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेंजेंट सेकंड की प्रॉपर्टी, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था. अगर तुम रिकॉल कर पाओ, जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था. ठीक है, तो टेंजेंट सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. एक सर्कल अगर हमारा मेंशनड है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है. अगर एक सर्कल है हमारा, उस पर देयर इज अ टेंजेंट एंड सेम पॉइंट से देयर इज अ सेकंड एज वेल. इफ दैट पॉइंट इज P, सेकंड है हमारा PAB और टेंजेंट है PT. ठीक है, सो PT स्क्वायर, पॉइंट P से ही फोकस करना है. PT स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो PT स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB. PT स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? कुछ लोग गलती क्या करते हो कि याद तो रखते हो, बट तुमने किया PT स्क्वायर को कर दिया PA इंटू AB, गड़बड़ हो जाएगा. जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे किसी क्वेश्चन में, जब भी कंफ्यूजन हो कि फॉर्मूले में तुमने कहीं पे गलती हो रही हो, तो हमेशा क्या करो, एक्सट्रीम केस ले लो. कैसे एक्सट्रीम केस लोगे, देखो ये PAB है हमारा. अब ये तुम्हारा सेकंड कहीं भी हो सकता था, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होता तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता. और ये सेकंड अल्टीमेटली तुम्हारा जाके जब टेंजेंट भी बनने लगेगा, बिल्कुल किनारे में पहुंच जाएगा, तभी तो अप्लाई होगा. ठीक है, तो अगर तुम PA इंटू AB कर रहे हो, तो ये ध्यान दो, जब तुम PA इंटू AB कर रहे हो तो आखिरी में जाके क्या होगा, ये AB पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना. तो क्या PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा. क्या ही पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. बट हाँ, अगर PA इंटू PB करते तो A और B कोइंसाइड कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो लॉजिकल है कि PT स्क्वायर हमारा PA इंटू PB होगा. ठीक है, तो जब भी फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन कभी होता है तो उसको रिकॉल कर लो. वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट एक दो बार देख लोगे तो उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, अब पहले वाले सर्कल पे ऑब्जर्व करते हैं. तो इन द फर्स्ट सर्कल PT टेंजेंट है और PB हमारा सेकंड है, तो PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू PB. सिमिलरली सेकंड वाले सर्कल में PT टेंजेंट है और PD सेकंड है, सो PT स्क्वायर सेकंड वाले सर्कल में इक्वल टू होगा क्या, PA इंटू PB होल स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई, तो PC इंटू PD. नाउ दीज टू शुड बी इक्वल, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो. PA हमारा है 4, 4 इंटू PB कितना होगा, 4 + 5. PA इंटू PB दिस इज इक्वल टू PC इंटू PD. PA है 4 और PB हो गया 4 + 5, 4 इंटू 4 + 5 विल बी इक्वल टू PC यानी 3 इंटू PC इंटू PD हो गया 3 + X. 4 × 9 = 36, 36/3 इज इक्वल टू 12. और ये हमारा x + 3 के बराबर है, तो x + 3 अगर 12 है तो x हमारा कितना होगा, x हो जाएगा 9. क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड CD तो पूछा है, तो CD विल बी इक्वल टू 9. ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा. ओके, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राइट सर्कुलर कोन
of height h is cut by a plane parallel to its base at a height h upon 3 from the vertex. What is the weight? What is the weight of the volume of the, एक सेकेंड, weight of the volume of the upper smaller cone to the volume of the frustum. weight नहीं यार, रेशियो होगा, ratio of the volume of the upper smaller cone to the volume of the frustum. तो एक राइट सर्कुलर कोन है हमारा, एंड हाइट h है, इट इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एट हाइट h by 3 फ्रॉम द वर्टेक्स. वर्टेक्स से h by 3 हाइट पे हमने कट किया है इसको. और यहाँ कट करने की वजह से वी आर गेटिंग अ स्मॉलर कोन. दिस इज द स्मॉलर कोन एंड अ फ्रस्टम. The question is asking about volume of the upper smaller cone to the volume of the frustum. The volume of a cone क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? सिलेंडर हालांकि उस क्वेश्चन में है नहीं, एक बार रिकॉल कर लें, 3 टाइम्स होता है इसका. या सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है फॉर द सेम रेडियस एंड हाइट. कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच. बट इन जनरल वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एच. ठीक है, बट अगर हम बात कर रहे हैं दो कोन्स की, जो कि अल्टीमेटली क्या है, एक स्मॉलर कोन बनेगा हमारा कट करने के बाद, और ये एक इनिशियल कोन है हमारा लार्जर वाला कोन. तो दोनों जो हमारे कोन्स हैं इनमें परफेक्ट सिमिट्री है, तो इनका रेडियस और हाइट एक परफेक्ट रेशियो में है. जो रेडियस का रेशियो होगा वही सेम हमारा हाइट का रेशियो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये छोटू वाला ट्रायंगल हो गया, दिस इज अ स्मॉलर ट्रायंगल, एंड दिस फॉर द लार्ज कोन दिस इज अवर लार्जर ट्रायंगल, एंड बोथ दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो अगर ये हमारा कैपिटल आर है, दिस इज स्मॉल आर, एंड इफ दिस इज स्मॉल एच एंड दिस टोटल इज कैपिटल एच, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच. ओके, तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस का रेशियो भी गिवन हो तो वहां से भी हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हाइट का रेशियो भी गिवन हो तो वहां से भी हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं. ओके, सो हमें हाइट का रेशियो तो पता है कि स्मॉलर कोन का हाइट 1/3 है टोटल कोन का. तो अगर टोटल कोन का हाइट हमारा 3 यूनिट्स हुआ तो स्मॉलर कोन का हाइट विल बी 1 यूनिट ओनली. हाइट का रेशियो में गिवन है दैट इज 1:3 फॉर द स्मॉलर वन कोन एंड लार्जर कोन. अगर हाइट का रेशियो है 1:3 का, तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 1³ और स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन. ठीक है, तो 1³ यानी 1:27 वॉल्यूम का रेशियो आ गया. 1 होगा स्मॉलर कोन का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस लार्जर कोन विल बी 27. बट क्वेश्चन ने पूछा है हमसे स्मॉलर कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो. फ्रस्टम का कितना होगा? 27 नहीं, टोटल वॉल्यूम -1 26 हो जाएगा. तो 1:26 हमारा रेशियो आएगा स्मॉलर कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो. ऑप्शन डी आंसर होगा. 1:26 विल बी द एक्चुअल आंसर. ओके, एंड इन मेनी क्वेश्चंस डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चंस तुम्हें स्नैप में ऐसे जरूर मिल सकते हैं जहाँ पे कि नॉट दीज ऑप्शन हो. कुछ क्वेश्चंस में आंसर तुम्हें नॉट दीज मिलेगा, तो अपने आप को इतना कॉशियस रखना है. ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जस्ट इन केस हमने क्या किया, दिस इज अवर कोन. ठीक है, और फ्रॉम वर्टेक्स एट द हाइट 1/3 h/3 पे कट किया हमने इस कोन को. फर्दर फिर h/3 पे कट किया हमने इसको. देयर आर 3 पीसेस. दिस इज अवर स्मॉलर कोन, CS मान लिया इसको. ठीक है, और फिर हमें दो फ्रस्टम मिल रहे हैं, F1 एंड F2. ओके, दिस इज ऑल्सो h/3. टोटल हाइट तो h है. अब तुम्हें कमेंट मेंशन करना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, फ्रस्टम 1 का वॉल्यूम एंड फ्रस्टम 2 का वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दीज 3 का रेशियो क्या होगा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees, and from another point 40 meters farther
on the same side of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. So find the approximate height of the tower. एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 40 meters further on the same side of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. So find the approximate height of the tower. टावर का approximate height क्या होगा? So if this is the tower, let us say, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degrees फ्रॉम सम पॉइंट. इफ दिस इज दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज का. एंड देन 40 meters और फार्दर जाएं, 40 meters की डिस्टेंस पे विल बी गेटिंग अ सेकंड पॉइंट जहां से कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 degrees. This point is at 40 meters. Question is asking about approximate height of the tower. क्या होगा? गिवन है हमें दिस डिस्टेंस इज गिवन, और तो कुछ गिवन ही नहीं है. इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे रेशियोज का. रेशियोज का यूज करेंगे. तो टू ट्राइंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज 30 60 90 वाला ट्राइंगल एंड द अदर इज 45 45 90 वाला ट्राइंगल. यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड 30 60 90 वाला ट्राइंगल. दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज 60. तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड विल बी स्मॉलेस्ट एंड इफ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड विल बी √3 यूनिट्स एंड 90 के सामने वाला साइड विल बी 2 यूनिट्स. यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स विल बी 1:√3:2. तो ये कैसे 30 के सामने वाला साइड का जो लेंथ होगा उसका डबल लेंथ होगा 90 के सामने वाला साइड का, यानी कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ विल बी जस्ट डबल. ओके. और 45 45 90 वाले ट्रायंगल में this is isosceles right angle triangle, so the two sides making a right angle will be equal and the hypotenuse will be √2 times of them. यानी कि sides का ratio will be 1:1:√2. Now in this question we need to use this triangle twice. इसी triangle को हमें twice use करना है. एक बार for the smaller triangle, let us say this is tower is PQ. This point is A and this point is B. तो पहले एक बार यूज करेंगे ट्रायंगल PQA में, फिर यूज करेंगे ट्रायंगल PQB में. अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें तो हाइट ही चाहिए अल्टीमेटली. ठीक है. सो इन द ट्रायंगल PQA स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा भाई? दिस इज 60, दिस इज 90, so this will be 30. So if this QA is 1, so PQ will be √3. √3 हो जाएगा. ठीक है. इफ दिस इज 1, तो PQ will be √3. ओके. अब फोकस करो ऑन ट्रायंगल PQB. ट्रायंगल PQB में स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? 30 के सामने वाला. इट शुड बी 1 यूनिट. अगर ये 1 यूनिट होता, इफ दिस वाज 1 यूनिट, देन PQ वुड हैव बीन √3 यूनिट्स. बट यही हमारा √3 है. ठीक है. तो √3 1 यूनिट की वैल्यू अगर √3 है तो √3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? √3 इंटू √3. भाई 1 यूनिट हमारा. इफ दिस वाज 1 यूनिट देन दिस वुड हैव बीन √3 यूनिट्स. बट क्योंकि ये √3 यूनिट्स है तो यानी कि √3 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दोगे, √3 इंटू √3, यानी कि दिस विल बी 3 यूनिट्स. ओके. 3 यूनिट्स आ जाएगा टोटल. क्लियर है? तो टोटल हमारा दिस इज 3 यूनिट्स. अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको माना ये 1x है, दिस इज √3x, तो ये हो जाएगा 3x. अब x की वैल्यू हमारा पता नहीं है हमको. 3x टोटल है, वैल्यू हमें पता है दोनों के डिफरेंस की, यानी कि दिस इज 2x, 2x इज इक्वल टू 40. अगर 2x हमारा 40 है, x हो जाएगा 20, √3x हो जाएगा हमारा 20 √3. और उसी की वैल्यू पूछिए. √3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.732. 20 इंटू 1.732, रफली ये 35 आ जाएगा हमारा. आंसर विल बी रफली 35. तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 35 meters. क्या ये क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द आंसर.
ओके, क्लियर है बात? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 मीटर्स। क्या ये क्लियर है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया समझ में आएगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, then make sure to hit the like button. That is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning. On next session, we will bring some more beautiful questions.